यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज टाइमलाइन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार कल इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टाइमलाइन को हमने जारी किया था, उन्हीं तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल को लेकर उपस्थित, जिनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। तो सर्वप्रथम देखते हैं इनके खोज। इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साइनी ने, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी से हुई है। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा था। काल अवधि यानी सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कुल 1000 से अधिक स्थलों की खोज, जिसमें हरियाणा का राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम में सीधी सड़कें थी। घर पक्की ईंटों से बने 1 मंजिले और 2 मंजिले हैं। सबसे उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली ढकी हुई पक्की नालियां थी। यानी उत्कृष्ट जल निकासी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, यानी नालियां ढकी हुई और पक्की हैं। मोहनजोदड़ो महान स्नानघर, प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठानों हेतु मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सबसे धान्यागार हैं। कालीबंगन अग्निकुंड एवं कृषि के हल के निशान कालीबंगन से मिले हैं। लोथल डॉकयार्ड यानी बंदरगाह को लोथल डॉकयार्ड एवं धान्यागार के लिए प्रसिद्ध है, यानी डॉकयार्ड बंदरगाह को बोला जाता है। धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली एवं सूचना पट लिपि के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य हैं। मुख्य आधार कृषि, पशुपालन एवं व्यापार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन व व्यापार है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ और कपास। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता। चावल के अवशेष रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंट और कुत्ता। विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, फारस व अफगानिस्तान से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विदेशी व्यापार था मेसोपोटामिया, फारस व अफगानिस्तान से होता था। मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता मानी जाती है। मुद्रा का उपयोग नहीं, वस्तु विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की। माप तौल का सटीक पद्धति भार, यानी चूना, पत्थर एवं फैयांस से माप तौल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पक्की मिट्टी की मूर्तियां, मातृ देवी, पशु पक्षी और खिलौने। नृत्य करती हुई लड़की यानी कांस्य मूर्ति और मोहनजोदड़ो से, यानी नृत्य करती हुई लड़की जो थी वो कांस्य की मूर्ति थी, और कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाली पुजारी स्टियाइट एवं मोहनजोदड़ो से। मोहरा स्टियाइट की बनी। प्रमुख चित्र एक सींग वाला बैल, मोहरा। आभूषण निर्माण सोना, चांदी, तांबा और मणि मुक्ता। धातु से संबंधित थे जो मोहनजोदड़ो में देखा गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लोहे के अभाव के देखा गया है। धर्म एवं सामाजिक जीवन, मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, यानी मातृ देवी की पूजा होती थी, और जिसे उर्वरता की देवी कहते हैं। पशुपति महादेव, यानी देवताओं में पशुपति जिनको महादेव बोलते हैं। प्रोटो शिव का मोहर, 3 मुख वाला देवता, चारों ओर पशु का चित्र। वृक्ष पूजा पीपल और बेल। पशु पूजा बैल, 1 सींग वाला बैल, यानी पशु पूजा की जाती थी जिसमें बैल, 1 सींग वाला बैल। अग्नि पूजा कालीबंगन के अग्निकुंड, यानी कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मृतक संस्कार से संबंधित जो है उसमें समाधि, अग्निदाह, अस्थियों का मिट्टी के बर्तनों में संग्रह किए जाते थे। समाज नगरों में संपन्न वर्ग, कारीगर, व्यापारी, कृषक वर्ग भेद के प्रमाण भी मिलते हैं। लिपि ज्ञान, लिपि अपठित थी, यानी चित्रलिपि था।
चिन्ह व चित्र थे जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। लिपि की दिशा जो थे वो दाएं से बाएं यानी कुछ पृष्ठोभेदन शैली देखने को मिला है, यानी लिपि दाएं से बाएं। गणित, दशमलव प्रणाली का ज्ञान एवं सटीक मापतोल, धातु कर्म, कांसा, तांबा, सोना, चांदी, मोतियों की कला। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? 1900 ईसा पूर्व के बाद सभ्यता का पतन आरंभ हुआ। प्रमुख कारण था नदियों का मार्ग बदलना, यानी सरस्वती नदी का लोप यानी खत्म हो जाना, बार बार बाढ़ का आना, जलवायु में परिवर्तन, व्यापार का ह्रास होना, आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का आक्रमण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के कारण है। अगला है वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों को औपृष्य और नित्य कहा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। अथर्ववेद जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ व कर्मकांड की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आरण्यक ग्रंथ जंगल में पढ़ने हेतु दार्शनिक व्याख्या आरण्यक ग्रंथ में। उपनिषद ज्ञान दार्शनिक ग्रंथ वेदांत भी कहलाते हैं, यानी उपनिषद वेदांत भी कहलाते हैं। समाज, वैदिक सभ्यता में समाज का वर्णन। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। समाज जनजातीय जन आधार पर था। परिवार पितृसत्तात्मक, विवाह एक पत्नी प्रथा प्रमुख थी। स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था। वे सभा व समिति में भाग लेती थी, यानी स्त्रियां। जाति प्रथा का प्रारंभिक रूप था पर कठोर नहीं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें क्या था? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी गिरी हुई थी। शिक्षा व स्वतंत्रता छीन गई थी। उपनिषदों में स्त्रियों की भागीदारी कम थी। राजनीतिक, ऋग्वेद वैदिक राजनीतिक। वैदिक काल शासन जन प्रधान था। राजा, सैन्य प्रमुख, सीमित अधिकार था। प्रमुख सभाएं सभा, समिति, विदत और गण थे, यानी राजनीतिक में जो प्रमुख सभाएं थी उसमें सभा, समिति, विदत और गण। सभा बुजुर्गों की परिषद, समिति जनता की सामान्य सभा थी। विदत क्या था? विदत था धार्मिक सामाजिक सभा। धार्मिक सामाजिक सभा विदत कहलाता था। कबीलाई संगठन को गण कहते थे। उत्तर वैदिक काल में राज्य सत्ता का विस्तार, राजा शक्तिशाली हुआ करता था। कर व बलि वसूलना प्रारंभ किया। मंत्री परिषद का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा, यज्ञ के माध्यम से राजा का महिमा मंडन के लिए बलि प्रथा चलाई गई थी। सम्राट की संज्ञा मिलने लगी थी। यह तमाम कार्य उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था पशुपालन, गाय सबसे महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद में कृषि गौण, लेकिन जौ की खेती प्रमाण है, यानी कृषि की ऐसी कोई व्याख्या या महत्वपूर्ण नहीं देखा गया है, परंतु जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं ऋग्वेद काल में। धातुएं तांबा और कांसा, लोहा ज्ञात नहीं था। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। प्रमुख मुद्रा क्या थे? धन का मानक यानी गाय। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय थे। लोहे का प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ। उपज धान, गेहूं, जौ और तिलहन। धातु में लौह धातु का प्रयोग, यानी उत्तर वैदिक काल में लौह धातु का प्रयोग देखने को मिलता है। ग्राम या जनपद आधारित अर्थव्यवस्था थे। शिल्पकार व व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, यानी वैश्य का उदय उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ऋग वैदिक काल में लोहा अज्ञात था, परंतु उत्तर वैदिक काल में लौह धातु देखने को मिलता है। धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ऋग्वेद में। प्राकृतिक पूजा प्रमुख थे, यानी इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र और सौम। ऋग वैदिक काल में जो प्राकृतिक
पूजा प्रमुख थे, उसमें इंद्र की पूजा, अग्नि, वरुण, मित्र और सोम की पूजा। यज्ञ यानी हवन, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का प्रावधान था। मूर्ति पूजा का अभाव था। आत्मा मोक्ष पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है। ऋग वैदिक काल में आत्मा मोक्ष पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है। चलिए उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं धर्म की क्या स्थिति थी। उत्तर वैदिक काल, यज्ञ एवं कर्मकांड की जटिलता बढ़ी। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। उपनिषदों में आत्मा, ब्राह्मण, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा हो गई। कर्म एवं अहिंसा का महत्व बढ़ा। शिक्षा एवं संस्कृति, ऋग वैदिक काल में मौखिक शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ हो गया। शिक्षा का उद्देश्य धर्म, यज्ञ, संगीत और युद्ध कला। शिक्षा का उद्देश्य था धर्म को जानना, यज्ञ को जानना, संगीत और युद्ध कला में कौशल होना। उत्तर वैदिक काल में आश्रम परंपरा विकसित हुई। ऋग वैदिक काल में मौखिक शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा और उत्तर वैदिक काल में आश्रम परंपरा विकसित हुई। उपनिषदों ने ज्ञान व तर्क को महत्व दिया। सत्यम, वध, धर्मचर आदर्श वाक्य थे। चलिए कुछ सारांश हैं। ऋग वैदिक काल, पशुपालक, जनजातीय, प्राकृतिक पूजा, स्त्रियों को सम्मान। ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित, वर्ग विभेद, ब्राह्मणवादी यज्ञ प्रथा, स्त्रियों की स्थिति कमजोर। यानी ऋग वैदिक काल में पशुपालक, जनजातीय, प्राकृतिक पूजा, स्त्रियों को सम्मान मिला, देखने को मिलता है। परंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित, वर्ग विभेद भी, ब्राह्मणवादी यज्ञ व्यवस्था भी, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं महाजनपद यानी 600 ईसा पूर्व। अब तक हमने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल की सभ्यता का अध्ययन कर लिया है और अब हम महाजनपद यानी जो 600 ईसा पूर्व तक के काल को अध्ययन करेंगे, यानी महाजनपद का अध्ययन करेंगे। महाजनपद का उद्भव वैदिक काल के उत्तरार्ध यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में छोटे छोटे जन या जनपद बनने लगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये जनपद विकसित होकर 16 महाजनपद कहलाए। यानी जनपद का उदय कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। जनपद का उल्लेख यानी महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों के नाम: अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र, काशी की श्रावस्ती, कौशल काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वज्जी वैशाली और मल कुशीनगर व पावा। चेदी का राजधानी सुक्तिमती, वत्स का कौसंबी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिचित्र एवं काम्पल्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोटली, दक्षिण भारत गोदावरी के तट पर, अर्थात एकमात्र महाजनपद अस्मक जो दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी व महेशमती, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंपोज जो अफगानिस्तान क्षेत्र में जिसकी राजधानी हाटक। विशेष तथ्य: अंग मगध द्वारा सबसे पहले विजित क्षेत्र अंग है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद यानी मगध से संबंधित बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंद जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। काशी प्रारंभ में समृद्ध पर बाद में कौशल व मगध द्वारा हड़प ली गई। कौशल राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के समकालीन थे। वज्जी संघ गणतंत्रात्मक महाजनपद, राजधानी वैशाली, लिच्छवी, विदय आदि इसमें सम्मिलित हैं। मल गणतांत्रिक महाजनपद, कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, पावा महावीर का निर्माण स्थल, वत्स राजा उदय प्रसिद्ध थे, नाटकों में वर्णित हैं वत्स। कुरु वेदांत अध्ययन का प्रमुख केंद्र कुरु। पंचाल प्राचीन शिक्षा केंद्र, पंचाल विद्वानों के लिए प्रसिद्ध हैं। मत्स्य महाभारत कालीन विराटनगर से संबंध। सूरसेन मथुरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरसेन। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। अवंती राजा प्रदत्त मगध की प्रतिद्वंदी। गंधार तक्षशिला विश्वविद्यालय का केंद्र गंधार, फारसी आक्रमण का शिकार। कंबोज ईरान अफगानिस्तान का क्षेत्र, अश्वपालन व घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध कंबोज। महाजनपद की राजनीतिक प्रकृति: दो प्रकार के, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र मगध, कौशल, काशी, अवंती। राजतंत्र गणतंत्र वज्जी, मल, क्रू, पंचाल और सूरसेन।
गणतंत्र में राजा नहीं बल्कि सभा संघ द्वारा शासन होता था। वैशाली जो लिच्छवी प्राचीनतम गणराज्य वैशाली लिच्छवी गणराज्य है। महत्व 16 महाजनपदों के उदय से भारत में राजनीतिक एकता की दिशा में पहला कदम हुआ। इन्हीं से आगे चलकर मगध साम्राज्य का उदय हुआ है। तो चलिए आज हम जुबान सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने कल के टाइमलाइन के अनुसार आज हमने सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद का अध्ययन किया है। तो टाइमलाइन के अनुसार कल हम इनके आगे के तथ्यों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।